हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 3 चैप्टर नंबर 3 ऑफ इकोनॉमिक सर्वे 2021-22। दोस्तों, लेक्चर नंबर 3 में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे डिटेल में एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर का मतलब है कि ग्लोबल ट्रेड एनवायरनमेंट या ग्लोबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट किस तरीके के ट्रेंड्स हमको इंडिकेट करता है। आज हम जिन सब टॉपिक्स पे आपसे बात करेंगे वो है ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इसके अलावा इंडिया के मर्चेंडाइज ट्रेड में डिफरेंट लेटेस्ट डेवलपमेंट्स किस डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहे हैं, सर्विसेज की क्या सिचुएशन है, प्राइवेट ट्रांसफर्स की क्या सिचुएशंस है, इनविजिबल्स को लेके क्या हमें लेटेस्ट एक्सटर्नल सेक्टर के ट्रेंड्स दिखाई देते हैं। फिर हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे जो हमारा करंट अकाउंट बैलेंस है उसके बारे में, कैपिटल अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट के बारे में, फिर ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के बारे में। इसके अलावा किस तरीके से हमारी एक्सचेंज रेट मूव करती हुई दिखाई देती है या फ्लक्चुएट करती हुई दिखाई देती है, क्या बेसिकली उसके पीछे मेजर ड्राइवर्स हो सकते हैं। और लास्ट में नेट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन और एक्सटर्नल डेट के ऊपर डिस्कशन करके लेक्चर नंबर 3 ऑन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हम आज बेसिकली रैप अप करेंगे। दोस्तों, तो सबसे पहले तो इस बात को समझा जाए कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को समझना क्यों इतना जरूरी है जब बात हो जाए इंडियन इकोनॉमी की, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर हैं इस ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी में जहां पर जो ग्लोबल ट्रेंड्स हैं, ग्लोबल इवेंट्स हैं, ग्लोबल डिसीजंस हैं, उनका इंडिया पे भी मेजर फर्क पड़ता है। 1991 जब हमने पहली बार इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को किक इन किया, उसके बाद प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी रिफॉर्म्स की तरफ गए, उसमें एक मेजर बेसिकली एलिमेंट रहा ग्लोबलाइजेशन। अब एक कनेक्टेड वर्ल्ड इकोनॉमी है, एक कंट्री जो डिसीजन लेता है, एक रीजन जो डिसीजन लेता है, उसका बाकी इकोनॉमीज, बाकी डिफरेंट बेसिकली रीजन्स पे भी इंपॉर्टेंट इंपैक्ट होता है। तो जो एक्सटर्नल सेक्टर या ग्लोबल एनवायरनमेंट के ऊपर हमारा लेक्चर नंबर 3 या चैप्टर नंबर 3 है, क्या है इसकी की फाइंडिंग्स। इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से जो एक्सटर्नल ट्रेड है वो स्ट्रांगली रिकवर होता हुआ दिखाई दिया 2021-22 में, क्योंकि 2020-21 में पैंडेमिक का जो मेजर स्लंप रहा, उसके बाद जब इकोनॉमीज ओपन होने लगी, उसकी वजह से इंडिया ही नहीं लेकिन ओवरऑल ग्लोबल बेसिकली एनवायरनमेंट कहीं ज्यादा इंप्रूव होता हुआ दिखाई दिया। अच्छी बात यह रही कि 2021-22 में स्ट्रॉन्ग बेसिकली कैपिटल इनफ्लोज को देखा गया इंडिया में, जिसकी वजह से इंडिया रैपिडली जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उनको बेसिकली बढ़ा पाया, ऑग्यूमेंट कर पाया। जो रेजिलियंस है इंडिया के एक्सटर्नल सेक्टर की, खासतौर से करंट ईयर में, वो हमारी ओवरऑल इकोनॉमी के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जब हमारा फॉरेन एक्सचेंज अच्छा होगा, इनफ्लोज हमारे ज्यादा होंगे, तो हम कहीं ज्यादा बेटर इन्वेस्टमेंट पोजीशन में होंगे। साथ ही साथ ग्लोबल अगर शॉक्स हैं या रिस्क हैं, उनको भी कहीं ज्यादा रोबस्ट तरीके से, बेटर तरीके से हम मैनेज कर पाएंगे। लेकिन जो रिस्क है ग्लोबल लिक्विडिटी टाइटनिंग की, क्योंकि सभी कंट्रीज में इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से चाहे इंडिया हो, यूएस हो या बाकी इकोनॉमीज हो, हर कोई लिक्विडिटी स्क्वीज की तरफ या टाइट मनी पॉलिसी की तरफ मूव कर रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है कि एक्चुअली इनफ्लोज पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़े इंडिया में। इसके अलावा जो ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस हैं उनमें मेजर वोलेटिलिटी विटनेस की जा रही है, फ्राइट कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ी हुई दिखाई दे रही है और फ्रेश रिसर्जेंस देखा जा रहा है कोविड-19 का नए बेसिकली वेरिएंट के साथ ओमिक्रॉन। ये नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है इन सभी एलिमेंट्स का ग्लोबल इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी पे भी। अगर इंडिया के मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स की बात करें तो जैसे ही कोरोना खत्म हुआ और खासतौर से Q3 2020, वो इमीडिएटली फिर से एक रीबाउंड ट्रेजेक्टरी को फॉलो करने लगा। और अभी जैसा हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया कि हमारा जो नेट एक्सपोर्ट्स हैं, इंपोर्ट्स हैं, दोनों ही प्री कोविड पीरियड को ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं। अच्छा, कौन कौन से वो कंट्रीज हैं जो इंडिया के लिए सबसे बड़े एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस हैं? यूएस, उसके बाद यूएई एंड देन फाइनली चाइना। ये सबसे बड़े एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस हैं अप्रैल नवंबर 2021 के पीरियड में। और इंपोर्ट हम सबसे ज्यादा किन किन कंट्री से करते होंगे? सबसे ज्यादा हम इंपोर्ट करते हैं चाइना से, फिर यूएई से और फिर यूएस से। दोस्तों, टूरिज्म के रेवेन्यूज अभी भी हमें काफी वीक दिखाई देते हैं, लेकिन जो नेट सर्विसेज हैं, मतलब जो बाकी एलिमेंट्स हैं सर्विस सेक्टर के, उनमें रोबस्ट ग्रोथ की वजह से ओवरऑल जो नेट सर्विसेज रिसीट है अप्रैल दिसंबर के पीरियड की, वो एक्चुअली पॉजिटिव दिखाई देती हैं। सॉफ्टवेयर हो चाहे बिजनेस अर्निंग्स हो, उसमें दोनों रिसीट्स और पेमेंट्स जो प्री पैंडेमिक लेवल्स हैं उसको पहले से ही क्रॉस कर चुके हैं। इंडिया का जो ओवरऑल करंट अकाउंट बैलेंस है वो 0.2% ऑफ जीडीपी के साथ अभी भी नेगेटिव टेरिटोरी में है और लार्जली
इसका मेन रीजन रहा है जो हमारा ट्रेड अकाउंट है वो अभी भी डेफिसिट में चल रहा है। इसका मतलब हमारे एक्सपोर्ट्स के मुकाबले इंपोर्ट्स कहीं ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। जो नेट कैपिटल फ्लोज हैं वो 65.6 बिलियन पे एस्टिमेट किए गए हैं H1 ऑफ 2021-22, मतलब फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर। और जो कंटिन्यूड इनफ्लो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स का इंडिया में, और जिसकी वजह से फिर से हमने नॉट एक्सटर्नल जो कमर्शियल बोरोइंग्स ECBs उनमें भी बढ़ोतरी देखी जा रही है, हायर बैंकिंग कैपिटल देखी जा रही है, और एडिशनल स्पेशल ड्राइंग राइट्स एलोकेशन जो मिलते हैं IMF से इंडिया को, उसमें भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। इंडिया की जो टोटल एक्सटर्नल डेट है रफली कितना होगा, वो बढ़कर अब US $593.1 बिलियन हो गया है, जो पिछले साल $556.8 बिलियन था। मतलब हमारा एक्सटर्नल डेट $500 बिलियन से कहीं ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देता है। जो रोबस्ट कैपिटल इनफ्लोज हैं उसकी वजह से जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है 0.2% ऑफ GDP का, उसको बैलेंस करने में हमें बहुत मदद मिली, और इस वजह से हमारा जो आज भी ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो सरप्लस में है $63.1 बिलियन इन फर्स्ट हाफ ऑफ 2021-22। इसकी वजह से जो ये एडिशनल बैलेंस ऑफ पेमेंट, एडिशनल फॉरेक्स रिजर्व हमारे पास अवेलेबल हुआ, इसको हम अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को ऑग्यूमेंट करने में, बोल्स्टर करने में काफी बेसिकली यूज कर पाए। और अल्टीमेटली आज की डेट में December 31, 2021 के एंड तक हमारा जो फॉरेक्स है वो बढ़कर रफली $633.6 बिलियन पर पहुंच गया है। और अगर आप ग्लोबली कंपेयर करें इंडिया को, तो इंडिया वर्ल्ड में चौथा लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व होल्डर बन चुका है। और सबसे 3 बड़े कौन फॉरेक्स रिजर्व होल्डर्स कंट्रीज होंगे, चाइना, फिर जापान एंड देन स्विट्जरलैंड। US बड़ा फॉरेक्स रिजर्व होल्डर नहीं है, ना ही और कोई यूरोपियन कंट्री दोस्तों, स्विट्जरलैंड को छोड़कर। जो इंप्रूवमेंट हम देख रहे हैं कि ये जो एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स हैं, जैसे कि फॉरेन एक्सचेंज है या टोटल एक्सटर्नल डेट रेशियो है, शॉर्ट टर्म डेट टू फॉरेन एक्सचेंज रेशियो है, ये सारे हमको एक इंप्रूवमेंट के साथ इंडिया में दिखाई देने लगे हैं। इंडिया का जो एक्सटर्नल सेक्टर है, इस वजह से अगर किसी तरह का ग्लोबल लिक्विडिटी क्रंच होता है या अगर फास्टर नॉर्मलाइजेशन होता है मॉनेटरी पॉलिसी का बाकी कंट्रीज में, या बाकी सेंट्रल बैंक्स इंक्लूडिंग जो फेड है US का, वो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स की वजह से लिक्विडिटी स्क्वीज करना शुरू कर देते हैं मार्केट से, तो हमारे हायर फॉरेन रिजर्व की वजह से या रोबस्ट इनफ्लोज की वजह से या ओवरऑल पॉजिटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन की वजह से शायद हम उस इंपैक्ट को अच्छे से क्वेश्चन कर पाएंगे। अब थोड़ा डिटेल में डीप डाइव की जाए कि ये तो रही ओवरऑल समरी की जब बात हो जाए एक्सटर्नल सेक्टर की या ग्लोबल सेक्टर्स की, लेकिन जो ग्लोबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है इसको अगर हम डाइसेक्ट करना शुरू कर दें, तो कोविड-19 जब पैंडेमिक ने हिट किया बेसिकली 2020 में, और फर्स्ट हाफ अगर हम देखें कैलेंडर ईयर 2021 का, तो उसमें रैपिड इकोनॉमिक एक्टिविटी का पिकअप होना दिखाई देता है ग्लोबल लेवल पे। चाहे बात हो जाए मर्चेंडाइज ट्रेड की, ऑलरेडी वो कोविड-19 के प्री पैंडेमिक लेवल को कहीं ज्यादा क्रॉस कर चुका है, सरपास कर चुका है। और ये दोनों चीजें हमें दिखाई देती है दोनों रिपोर्ट्स में। जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF की जो बेसिकली रिपोर्ट पब्लिश होती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, अक्टूबर 2021 में जो पब्लिश हुई, उन्होंने भी जो ओवरऑल ग्लोबल ट्रेड है उसके वॉल्यूम में रफली गुड्स एंड सर्विसेज में 9.7% 2021 में और 6.7% इन 2022 में बेसिकली बढ़ोतरी का फोरकास्ट किया है। इसी तरीके से जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है WTO, उनका जो अक्टूबर का पब्लिकेशन है, उन्होंने भी ओवरऑल ग्लोबल मर्चेंडाइज ट्रेड वॉल्यूम है उसमें 10.8% की बढ़ोतरी 2021 में और 2022 में रफली 4.7% के आसपास की बढ़ोतरी दिखाई दी है। जो ये चार्ट आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसमें प्रोजेक्शन है वर्ल्ड ट्रेड वॉल्यूम ग्रोथ का, दोनों ही एजेंसीज, चाहे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो या WTO हो, उनकी रिपोर्ट्स क्या इंडिकेट करती हैं जब बात हो जाए हमारे गुड्स एंड सर्विसेज के ओवरऑल ग्लोबल ट्रेड को इंक्रीज या डिक्रीज को लेकर। अगर आप देखेंगे तो जो रेड लाइन है विद येलो डॉट्स, वो इंडिकेट करती है वर्ल्ड मर्चेंडाइज ट्रेड वॉल्यूम एज पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, और जो ये ब्लू बार चार्ट्स हैं, ये वर्ल्ड ट्रेड वॉल्यूम इन गुड्स एंड सर्विसेज को इंडिकेट करते हैं IMF की फोरकास्ट के हिसाब से, और ये एनुअल परसेंटेज चेंज बेसिकली इंडिकेट करते हुए नजर आते हैं। तो 2017 की अगर आप बात देख लें, तो जो ओवरऑल पॉजिटिव हमने देखा इंडिकेशन गुड्स एंड सर्विसेज में या ट्रेड वॉल्यूम में, वो WTO IMF रफली 5.5% के आसपास देखा गया। घटकर 2018 में 3.9% हुआ, 2019 में और ज्यादा डिक्लाइन होता हुआ देखा गया, सिर्फ 0.9% का इंक्रीज। 2020 में नेगेटिव टेरिटोरी में चला गया और IMF के हिसाब से -8.2% का कॉन्ट्रैक्शन बेसिकली हम लोगों ने देखा गया
गुड्स एंड सर्विसेज में। लेकिन 2021 में ग्लोबल ट्रेड ने रीबाउंड किया। इसका एक मेजर रीजन ये भी रहा क्योंकि 2020 में बेस बेसिकली कम हो गया, बेस इफेक्ट जिसको बोलते हैं, क्योंकि बेंचमार्क जिसके कंपैरिजन में आपको कंपेयर करना है अपना नया डेटा सेट, वो नेगेटिव टेरिटोरी में था। तो थोड़ा सा भी अगर ट्रेड इंक्रीज होगा तो एकदम से आपको लार्ज नंबर प्रेजेंट कर सकता है। गुड न्यूज इज अगले साल 2022 में भी रफली 6.7%, 4.7% का बेसिकली फोकास्ट देखा जा रहा है। और इस वजह से ऐसा लगता है कि कोरोना की वजह से जो सेकंड क्वार्टर ऑफ 2020 का बेसिकली स्लंप देखा गया था वो फाइनली बॉटम आउट हो गया है। दोस्तों, ये जो इंपैक्ट है ट्रेड वैल्यू टर्म्स में, ये अलग अलग गुड्स पे अलग अलग लेवल पे देखा गया है। जैसे अगर हम मैन्युफैक्चरिंग गुड्स की बात देखें, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की बात देखें, फ्यूल्स की बात देखें, माइनिंग प्रोडक्ट्स की बात देखें, उसमें हमको पॉजिटिव या हायर ईयर ओवर ईयर ग्रोथ दिखाई दी है 2021 के Q1 Q2 में, और Q3 में ये मॉडरेट होता हुआ दिखाई देता है। अगर हम ट्रेड वैल्यू की बात करें फ्यूल्स और माइनिंग प्रोडक्ट्स में, ये बूस्ट हुआ है बेसिकली क्योंकि 4 गुना प्राइसेस हो गई हैं नेचुरल गैस प्राइसेस की। इसी तरीके से अगर हम ग्लोबल फाइनेंशियल कंडीशन देखें 2021 में, इन्फ्लेशन सभी कंट्रीज के लिए ग्लोबली एक मेजर सरदर्द बना हुआ है। और इन्फ्लेशन अगर आप यूएस में देखें तो नवंबर के महीने में रफली 6.8% के आसपास रिकॉर्ड किया गया है, जो कि 1982 के बाद हाईएस्ट लेवल ऑफ इन्फ्लेशन माना जा रहा है, जिसका मेजर रीजन है एनर्जी प्राइसेस का बढ़ना और फूड प्राइसेस का बढ़ना। इस वजह से अब लगता है कि फेड्स के साथ साथ बाकी जो ग्लोबल इकोनॉमीज हैं, सेंट्रल बैंक्स हैं, वो अब लूज मनी पॉलिसी की बजाय अब टाइट मनी पॉलिसी की तरफ मूव करना शुरू कर चुकी हैं। और जो पैंडेमिक लेवल पे मनी पंप की गई थी, फंड्स पंप किए गए थे, या जो स्टिमुलस पैकेज बेसिकली इकोनॉमी में दिए गए थे, उनको अब वापस से वाइंड डाउन किया जाएगा ताकि एक्सेसिव लिक्विडिटी को स्क्वीज आउट किया जा सके सेंट्रल बैंक्स द्वारा। सो ओवरऑल अगर आप देखें इन मिक्स ऑफ थिंग्स, जो ओवरऑल रिस्क है ग्लोबल ट्रेड की, ऐसा लगता है कि डाउनसाइड की तरफ इंडिकेट करती है। बहुत रिस्की प्रपोजिशन अभी भी बना हुआ है। जो मेजर डाउनसाइड्स हैं वो पेंडेमिक की वजह से ही बेसिकली इंडिकेट होते हैं, खासतौर से नए वेरिएंट्स इमर्ज हो रहे हैं जैसे ओमिक्रॉन एटसेट्रा एटसेट्रा। इसके अलावा पोर्ट डिलेज, शिपमेंट ब्लॉकेज, फ्राइट रेट्स का बढ़ना, या शिपिंग कंटेनर्स की शॉर्टेज, या जो शॉर्टेज है इनपुट्स की जैसे सेमीकंडक्टर्स या बेसिकली माइक्रो प्रोसेसिंग चिप्स, या सप्लाई साइड डिस्ट्रप्शंस हैं, इनकी वजह से जो डिमांड में रिकवरी है उस पे अभी भी एक मेजर रिस्क बना हुआ है फ्रॉम ए ग्लोबल ट्रेड स्टैंड पॉइंट। दोस्तों, अब डीप डाइव हो जाए कि इंडिया का जो मर्चेंडाइज ट्रेड है डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स का, उसकी क्या पोजीशन दिखाई देती है। जो ग्लोबल ट्रेंड है उसी को फॉलो करते हुए इंडिया का जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स है उसमें भी स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखी जा रही है प्री कोरोना पीरियड के कंपैरिजन में, और इस वजह से पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई दी है करंट फाइनेंशियल ईयर में। इनफैक्ट अगर आप अप्रैल दिसंबर 2021-22 की बात देख लें तो हमारा जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स है उसमें 49.7% की बेसिकली बढ़त दिखाई दी है, और रफली जो ओवरऑल हमारा मर्चेंडाइज ग्रोथ है वो 301.4 बिलियन पहुंच गया है, जो एक्चुअली पिछले साल और 1920 के मुकाबले 26.5% से ज्यादा का दिखाई देता है। अच्छा, हमारा क्या बेसिकली टारगेट है कि कितना हमारा एक्सपोर्ट होगा 21-22 के आसपास। जो हमारा एम्बिशियस एक्सपोर्ट टारगेट है वो 21-22 में रफली $400 बिलियन के आसपास है, और उसमें से इंडिया ऑलरेडी 75% से ज्यादा अपना एक्सपोर्ट गुड्स का टारगेट $301.4 बिलियन अचीव कर चुका है। ऐसा लगता है कि जो टारगेट सेट किया गया था अप्रैल दिसंबर महीने के लिए रफली $300 बिलियन का, उसको हम ऑलरेडी सुपरसीड कर चुके हैं, और जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि इंडिया ओवरऑल सही ट्रैजेक्टरी पे है, सही ट्रैक पे है अपना जो ओवरऑल एक्सपोर्ट टारगेट है उसको अचीव करने के लिए। ये जो राइज है एक्सपोर्ट्स का, इसमें मेन बेसिकली क्या किन किन सेक्टर्स का या किन किन कमोडिटीज का कंट्रीब्यूशन रहा होगा। टेक ए गैस। जो कंट्रीब्यूशन है वो हाईएस्ट है पेट्रोलियम, ऑयल ल्यूब्रिकेंट्स जिसको पीओएल भी कहा जाता है एक्सपोर्ट्स का। रफली 15% हमारा टोटल एक्सपोर्ट्स पेट्रोलियम और ऑयल एंड ल्यूब्रिकेंट्स या पीओएल जिसको कहा जाता है उनसे कॉन्स्टिट्यूटेड है। इसके अलावा जो नॉन पीओएल मतलब नॉन ऑयल एंड ल्यूब्रिकेंट्स एक्सपोर्ट्स हैं, ब्रॉड बेस्ड नेचर ऑफ एक्सपेंशन है, उसमें भी हमको बेसिकली पॉजिटिव ट्रेंड दिखाई देते हैं। रोबस्ट डिमांड आप देख लीजिए, चाहे हमारे इंजीनियरिंग गुड्स की हो, जेम्स की हो, ज्वेलरी की हो, केमिकल्स की हो, नॉन पीओएल मतलब नॉन ऑयल एंड लुब्रिकेंट सेक्टर के एक्सपोर्ट्स रफली $257.5 बिलियन बेसिकली दिखाई देते हैं अप्रैल दिसंबर 2021-22 के आसपास, जो रफली 40% हायर हैं 2020 के मुकाबले और 24.9% हायर है 2019-20 के मुकाबले।
ग्लोबल क्रूड प्राइसेस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं ये सबसे ज्यादा एक्सपोर्टेड कम्युनिटी देखी गई है अप्रैल नवंबर 2021 में, जहां पर जो हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनका एक्सपोर्ट डबल से भी ज्यादा देखा गया है और इनका शेयर 14.9% के आसपास हो गया है हमारे ओवरऑल बेसिकली एक्सपोर्ट बास्केट में, जो पिछले साल सिर्फ 8.8% के आसपास था। और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के अलावा हमारे पर्ल्स हैं, प्रेशियस स्टोन्स हैं, सेमी प्रेशियस स्टोन्स हैं, गोल्ड हैं, बाकी प्रेशियस मेटल ज्वेलरी है, उसमें भी सब्सटेंशियल ग्रोथ रफली 88% के आसपास अप्रैल नवंबर 2021 की पीरियड में देखी जा रही है। इसके बाद मुझे लगता है पहली बार शायद हुआ होगा कि एल्यूमिनियम और इसके प्रोडक्ट्स भी जो हमारे टॉप 10 एक्सपोर्टेड कम्युनिटीज हैं उसमें अपनी जगह बना चुके हैं। तो अगर मुझे टॉप 10 बेसिकली कौन सी एक्सपोर्ट कम्युनिटीज हैं उसके बारे में बात करनी हो तो आपकी स्क्रीन पे जो आप टेबल देखेंगे उसमें क्लियरली पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स सबसे हाईएस्ट रैंकिंग पे हैं विद ए कंट्रीब्यूशन ऑफ रफली 14.9%। सिमिलरली जो पर्ल्स हैं, प्रेशियस स्टोन्स हैं, सेमी प्रेशियस स्टोन्स हैं वो 6.8%, आयरन एंड स्टील रफली 6%, ड्रग्स फॉर्मुलेशंस एंड बायोलॉजिकल्स हैं रफली 4.7%, गोल्ड एंड अदर प्रेशियस मेटल ज्वेलरी रफली 2.8%, ऑर्गेनिक केमिकल्स 2.8%, इलेक्ट्रिक मशीनरी एंड इक्विपमेंट है 2.4%, एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स हैं 2.3%, प्रोडक्ट्स ऑफ आयरन स्टील रफली 2% और मरीन प्रोडक्ट्स हैं रफली 2%। मतलब ये जो टॉप 10 कम्युनिटीज हैं ये हमारे ओवरऑल एक्सपोर्ट्स का 46.7% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। इनके अलावा जो बाकी कम्युनिटीज हैं वो बचा हुआ रफली मैं कहूंगा 53% के आसपास कंट्रीब्यूट करते होंगे। तो जिस वजह से ये ओवरऑल ग्रोथ हमें दिखाई देती है हमारी कम्युनिटीज में, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में, नॉन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में। इसके अलावा अब जब डिस्कशन हो जाए इंडिया के एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स की क्या सिचुएशन है, क्या लगता है आपको? इंडिया के जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स हैं उन्होंने भी 2021-22 में काफी अच्छा परफॉर्म किया है और इसके कई रीजंस हैं। एक हमारी रोबस्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी है, ग्लोबल डिमांड्स भी बढ़ी हैं, जो एक्सपोर्ट है हमारे एग्रीकल्चर अलाइड प्रोडक्ट्स का जिसमें मरीन और प्लांटेशन प्रोडक्ट्स भी इंक्लूडेड हैं, वो रफली 23.2% बढ़ के अब $31 बिलियन बेसिकली एस्टिमेट किए गए हैं अप्रैल नवंबर 2021, जो हमारे प्री पैंडेमिक लेवल्स हैं उसको क्रॉस करते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ी देर में जो टॉप 10 एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट कम्युनिटीज हैं उसके बारे में आपसे हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे दोस्तों। इसके अलावा कई सारी एक्सपोर्ट प्रमोशन एजेंसीज हैं जैसे एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल EIC जिसको कहा जाता है, या एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी APEDA जिसको कहा जाता है, या एक्सपोर्ट फैसिलिटेटिंग मेजर्स जैसे ऑनलाइन इश्यूएंस ऑफ सर्टिफिकेट्स जो एक्सपोर्ट्स के लिए आपको जरूरत हो। इसके अलावा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स पैंडेमिक की वजह से डिमांड बढ़ गई है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस TMA अलग अलग स्पेसिफाइड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की स्कीम को कैसे गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने कृषि उड़ान योजना या फिर उड़े देश का आम नागरिक स्कीम को भी लॉन्च किया अगस्त 2020 ताकि फार्मर्स को हम असिस्ट कर सकें उनके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्टेशन को लेके। इन सब का भी हमको मेजर फायदा पहुंचा है दोस्तों। अभी जो बार चार्ट आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे जिसमें ओवरऑल हमारे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं ईयर ऑन ईयर उनको कंपेयर किया गया है। 2014-15 में रफली $39.1 बिलियन के आसपास, 15-16 में थोड़ा कम हो गया 32.8, फिर ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहा 16-17 में 33.7, फिर वापस बढ़ा 38.9, 18-19 में 39.2, 19-20 में गिर के 35.6 और 2020-21 जब पैंडेमिक ने हमको हिट किया तो हमने 17.7% का ग्रोथ देखा रफली 41.9। अप्रैल नवंबर में 2020 में रफली 25.2 और फाइनली 23.2% की ग्रोथ के साथ एस्टिमेटेड $31 बिलियन के आसपास दोस्तों। तो ये बेसिकली हमारा डिस्कशन हो गया एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, मरीन प्रोडक्ट्स, बफेलो मीट, कॉफी, डेयरी प्रोडक्ट्स एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। अच्छा, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की अगर बात हो जाए तो कौन सा वो कंट्री है जो हमारा सबसे बड़ा टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन होगा? तो अगर आप स्क्रीन पे जो पाई चार्ट है इसमें जो टॉप 10 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस हैं हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के 2021-22 में उसको देखेंगे तो सबसे बड़ा हमारा डेस्टिनेशन है US, उसके बाद UAE, उसके बाद चाइना, बांग्लादेश, हांगकांग, सिंगापुर, नेदरलैंड्स, UK, बेल्जियम एंड जर्मनी। इंडिया का जो एक्सपोर्ट बास्केट है वो पिछले 25 साल में बहुत डाइवर्सिफाई हो चुका है, लेकिन ऐसा लगता है अभी भी जो हमारा 40% से ज्यादा एक्सपोर्ट है सिर्फ 7 बेसिकली कंट्रीज को ही केटर करता है। इंडिया लगातार कोशिश में है कि किस तरीके से हम अलग अलग कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को साइन कर सकें, चाहे बायलैटरल हो चाहे रीजनल हो, और कोशिश यही है कि उनके थ्रू इंडिया के एक्सपोर्ट्स को और ज्यादा प्रमोट किया जाए दोस्तों। अब एक शॉर्ट डिस्कशन हो जाए कि जब बात है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की या डिफरेंट ट्रेड एग्रीमेंट्स की तो उसमें
एक्सटर्नल सेक्टर में इंडिया की आज की डेट में क्या पोजीशन दिखाई देती है। इंडिया कई तरह के ट्रेड एग्रीमेंट्स को नेगोशिएट लगातार कर रहा है। जैसे अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात देखें तो ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट, जिसको सीईसीए कहा जाता है, एडवांस स्टेज में ऑलरेडी चल रहा है। जो एफटीए है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यूरोपियन यूनियन के साथ, इसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट या सीईपीए कनाडा के साथ, सीएपीए यूएई के साथ। इसके अलावा इंडिया जो एग्जिस्टिंग ट्रेड अरेंजमेंट्स हैं जैसे सीईसीए सिंगापुर के साथ या एशियन कंट्रीज के साथ इन ट्रेड्स एंड गुड्स एंड एग्रीमेंट, एआईटीआईजीए विद एशियन कंट्रीज, इनको भी फिर से एक बार रिफ्रेश करने के डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। निगोशिएशन ऐसा लगता है ऑलरेडी कंप्लीट हैं जब बात हो जाए एग्रीमेंट यूएई के साथ, और एडवांस स्टेजेस में है जब बात हो जाए निगोशिएशंस ऑस्ट्रेलिया के साथ। इसके अलावा इंडिया ने हाल ही में जनवरी 2022 में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद यूके का डिस्कशन भी यूके के साथ स्टार्ट कर दिया है। इसके अलावा यूएस के साथ अंडर इंडिया यूएस ट्रेड पॉलिसी फोरम डिस्कशंस बेसिकली चल रहे हैं यूएस डेलीगेशन के साथ। सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट, म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट्स, नर्सिंग सर्विसेज और अकाउंटिंग सर्विसेज और इंडियन प्रोफेशनल्स की मोबिलिटी को यूएस मार्केट्स में कैसे इंश्योर किया जाए, इस चीज को लेकर। इसके अलावा गवर्नमेंट ने कई सारी मेजर स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स भी बेसिकली लॉन्च किए एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने के लिए। बहुत डिटेल में आपके साथ डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन क्विकली एक समरी आउटलाइन उनकी आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। जैसे सबसे पहले जो ड्यूटीज और टैक्सेस हैं एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स, उनको रेम्यूनरेशन को लेकर, जिसको RODTEP भी कहा जा रहा है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट्स को एक्सपोर्ट हब्स के रूप में डेवलप करके या प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स, 13 डिफरेंट सेक्टर्स, 1.97 लाख करोड़ का बेसिकली आउटले बिटवीन 2021-22 टू 20 बेसिकली 5। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स है, प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन उसको लेके, और एग्जिम बैंक के अंदर कैपिटल इन्फ्यूजन को इंश्योर करके। इसके अलावा एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसके थ्रू इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड किया जाता है बैंक्स को, जो कि एक्सपोर्ट क्रेडिट बेसिकली के रिस्क के अगेंस्ट उनको गारंटी देते हैं। इसके अलावा जो एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम है EPCG, जो ऐसी ऑनगोइंग स्कीम है जिसके अंडर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का एक मेजर कंपोनेंट को एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है, और इसके थ्रू गवर्नमेंट ने जो स्पेसिफिक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशंस हैं उनको 90 से 75% तक ऑलरेडी कम भी कर दिया है दोस्तों। अब मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स की बात हो जाए, एक्सपोर्ट्स के बारे में हमने काफी डिटेल में बात कर ली, मर्चेंडाइज के साथ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के बारे में, कौन हमारे इंपॉर्टेंट बेसिकली एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस हैं। अब बात हो जाए इंपोर्ट्स की क्या सिचुएशन दिखाई देती है। इंडिया सिमिलरली जैसे एक्सपोर्ट्स में हमने मेजर रिवाइवल देखा है, उससे कहीं ज्यादा ऐसा लगता है इंपोर्ट्स की हमको ग्रोथ दिखाई देती है। जो मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स हैं वो रफली 68.9% बढ़त के साथ $443.8 बिलियन पर एस्टिमेट किए गए हैं अप्रैल दिसंबर 2021 के मुकाबले, जो ऐसा लगता है पिछले साल के मुकाबले रफली 21.9 ईयर्स हायर हैं, और 2019 के मुकाबले ऑलरेडी ये इंपोर्ट्स क्रॉस कर चुके हैं। जो एक्सपेंशन है रिकॉर्ड मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स का, इसके मेजर रीजंस हैं कि एक तो जो पॉजिटिव ग्रोथ हुई है तीनों ही कंपोनेंट्स में, खासतौर से गोल्ड और सिल्वर, जो कि हमारे इंपोर्ट्स का रफली 9.1% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। उसके अलावा पेट्रोलियम एंड ऑयल प्रोडक्ट्स, ल्यूब्रिकेंट्स, जो रफली 26.6% शेयर कंट्रीब्यूट करते हैं, और नॉन पेट्रोलियम एंड ल्यूब्रिकेंट्स, उसके अलावा नॉन गोल्ड एंड सिल्वर इंपोर्ट जो रफली 64% के आसपास हमारे इंपोर्ट को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। जो सिग्निफिकेंट राइज हम देख रहे हैं क्रूड ऑयल प्राइसेस का, जिसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट्स भी बढ़े हैं, तो हमारे इंपोर्ट्स कहीं तेजी से ज्यादा नेगेटिवली इंपैक्ट हुए हैं। हमारे पेट्रोलियम एंड ऑयल प्रोडक्ट्स या ल्यूब्रिकेंट्स का इंपोर्ट 119.2% के आसपास बढ़कर अब $118 बिलियन बेसिकली एस्टिमेट किया गया है, जो पिछले साल के मुकाबले रफली 22.3% हायर है। आज की डेट में अगर अक्टूबर की बात हम मान ले 2021 में, जो क्रूड ऑयल या कच्चे तेल के जो प्राइसेस हैं वो ऑलरेडी $82.1 पर बैरल को क्रॉस कर चुके हैं। गोल्ड एंड सिल्वर इंपोर्ट्स हमारे डबल से भी ज्यादा देखे गए हैं, रफली $40 बिलियन। इनफैक्ट पिछले साल ही सिर्फ $17.5 बिलियन के आसपास बेसिकली देखे गए हैं। इसके अलावा जो मेजर इंपोर्ट कमोडिटीज हैं जिनको हम बेसिकली आयात करते हैं, वो है क्रूड पेट्रोलियम इंपोर्ट्स, जो भी डबल से ज्यादा बढ़ के रफली $73.3 बिलियन के आसपास बेसिकली देखे गए हैं। अगर आप स्क्रीन पे अपना ये
टेबल को एनालाइज करेंगे तो इसमें जो टॉप 10 इंपोर्ट कमोडिटीज हैं उनके बारे में डिटेल में आपको डेटा मिल जाएगा। जैसे सबसे बड़ा इंपोर्ट हम करते हैं पेट्रोलियम क्रूड का, जो रफली 19.2% बेसिकली शेयर कॉन्स्टिट्यूट करता है हमारे इंपोर्ट बास्केट में। उसके बाद गोल्ड रफली 8.7%, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स रफली 6.3%, पर्ल प्रेशियस सेमी प्रेशियस स्टोन्स रफली 5%, कोल कोक etc. 4.9%, electronic components 3.8%, vegetable oils 3.2%, organic chemicals 2.9%, computer hardware peripherals 2.6%, plastic raw material 2.5% और इन टोटल 10 कम्युनिटीज का इंपोर्ट रफली 59.2% के आसपास कॉन्स्टिट्यूट होता है। जैसे हमने मेजर एक्सपोर्टिंग डेस्टिनेशंस की बात की, इंपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेजर हमारे इंपोर्ट डेस्टिनेशंस हैं वो है चाइना, यूएई एंड बेसिकली यूएस। चाइना का शेयर पिछले साल के मुकाबले 15.5% पे स्टैक किया गया है, जो पिछले साल 17.7% के आसपास था। मतलब चाइना से जो हमारा इंपोर्ट है वो अभी भी हाईएस्ट है, लेकिन उसमें रफली 2.2% के आसपास का ड्रॉप देखा गया है। अगर ये पाई चार्ट आप स्क्रीन पे देखेंगे तो जो टॉप 10 इंपोर्ट डेस्टिनेशन है इंडिया के 2021-22 में, उसको आप बेसिकली मैप आउट कर पाएंगे। सबसे बड़ा हमारा इंपोर्ट डेस्टिनेशन है चाइना विद 15.5%, उसके बाद यूएई, उसके बाद बेसिकली आप देखेंगे यूएस, फिर सऊदी अरेबिया, इराक, स्विट्जरलैंड, हांगकांग, इंडोनेशिया, सिंगापुर, साउथ कोरिया। अगर आप ओवरऑल मर्चेंडाइज का ट्रेड बैलेंस देखेंगे, मतलब एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स का नेट बैलेंस कितना निकल के आता है, तो क्लियरली एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, इंपोर्ट्स उससे कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल इंक्रीज हमको देखने को मिलता है हमारा जो मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट है उसमें। अप्रैल दिसंबर 2021 में ये रफली बढ़कर 142.4 बिलियन के आसपास एस्टिमेट किया गया है दोस्तों, जो पिछले साल के मुकाबले सिर्फ 61.4 बिलियन ही आका गया था। और अप्रैल दिसंबर 2019 में ये 125.9 बिलियन के आसपास एस्टिमेट किया गया था। अगर ये चार्ट, ये ग्राफ आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे तो बहुत क्लियरली हमारा ट्रेड बैलेंस नेगेटिव टेरिटोरी में दिखाई देता है। मतलब हमारा इंपोर्ट कहीं ज्यादा है बजाय हमारे एक्सपोर्ट्स के, जो ऑब्वियस ही है किसी भी गवर्नमेंट के लिए एक अच्छी पोजीशन नहीं कहा जा सकता। और इस वजह से गवर्नमेंट लगातार कोशिश कर रही है कि आत्मनिर्भर भारत, मेड इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स के थ्रू किस तरीके से इंपोर्ट डिपेंडेंसी को हम कम करें और इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग को हम बढ़ाएं, हमारे एक्सपोर्ट्स को और कहीं ज्यादा बेसिकली बढ़ाएं। अब बात हो जाए ट्रेड इन सर्विसेज की। सबसे पहले सर्विसेज एक्सपोर्ट। अगर सर्विसेज एक्सपोर्ट की बात देखें तो इंडिया ने बहुत इंप्रेसिव परफॉर्मेंस मेंटेन की है जब वर्ल्ड सर्विसेज ट्रेड की बात हो जाए, खासतौर से कोविड-19 के बाद में। इंडिया के जो सर्विसेज एक्सपोर्ट हैं, कितनी उन्होंने ग्रोथ विटनेस की होगी, रफली 18.4%, और टोटल सर्विसेज एक्सपोर्ट हो गया यूएस डॉलर्स 177.7 बिलियन ड्यूरिंग 2021-22 अप्रैल टू दिसंबर। पिछले साल के मुकाबले रफली 18 to 19% की ग्रोथ, और अगर 19-20 के कंपैरिजन में देखें तो रफली 11% की ग्रोथ। इसका मतलब ऑलरेडी हम लोग प्री पैंडेमिक लेवल्स को क्रॉस कर चुके हैं। तीन जो इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट एरियाज हैं सर्विसेज में, वो हैं कंप्यूटर, बिजनेस एंड ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, जो कि हमारा टोटल सर्विसेज एक्सपोर्ट है उसका 80% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। Q1 फाइनेंशियल ईयर 21 में मेजर स्लंप हम लोगों ने विटनेस किया लॉकडाउन एंड पैंडेमिक की वजह से, जिसकी वजह से हमारे जो सर्विसेज एक्सपोर्ट हैं वो रफली ड्रॉप होते हुए दिखाई दिए। लेकिन उसके बाद जो Q2 रहा फाइनेंशियल 21 का, उसके बाद कंसिस्टेंटली हमें ग्रोथ दिखाई देती है हमारे सर्विसेज एक्सपोर्ट में। दोस्तों, अगर आप स्क्रीन पे अपना जो सर्विसेज एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का मेजर बार ग्राफ देखेंगे तो उसमें क्लियरली आप देखेंगे 2019-20 पे अगर हम Q1 कंपेयर करें, इसका मतलब ऑलमोस्ट लॉकडाउन से पहले, तो जो आपके बेसिकली एक्सपोर्ट्स थे रफली 52 बिलियन डॉलर्स के थे, इंपोर्ट्स रफली 32 बिलियन डॉलर्स के थे। इसको अगर आप Q1 से कंपेयर करेंगे 2020-21 तो क्लियरली डिप दिखाई दे रहा है लॉकडाउन और पैंडेमिक के इंपैक्ट की वजह से, जिसकी वजह से जो हमारे एक्सपोर्ट्स थे वो 5 बिलियन डॉलर्स घर के 47 बिलियन डॉलर्स रह गए, और जो इंपोर्ट्स हैं वो भी करस्पॉन्डिंगली घट के 32 बिलियन डॉलर से 26 बिलियन डॉलर्स ही रह गए। इसको अगर हम अगले साल से कंपेयर करें 21-22 से, तो Q1 में हमें बोथ Q1 2020-21 और 19-20 के मुकाबले 56 बिलियन डॉलर्स हमारे सर्विसेज एक्सपोर्ट दिखाई देते हैं। वहीं हमारे सर्विसेज इंपोर्ट भी थोड़े से बढ़ते हुए रफली 13 बिलियन डॉलर्स के आसपास दिखाई देते हैं। 2021-22 फाइनेंशियल ईयर में जो Q3 है, इसमें हमारे सर्विसेज एक्सपोर्ट बढ़कर 60 बिलियन डॉलर्स हो जाते हैं, और उसके बाद हमारा जो सर्विसेज इंपोर्ट है रफली 37%।
जो कंप्यूटर सर्विसेज एक्सपोर्ट है ये सबसे बड़ा एक्सपोर्टेड सर्विस कंपोनेंट है और फाइनेंशियल ईयर 22 में अगर आप देखें तो रफली हमारा जो टोटल सर्विसेज एक्सपोर्ट है उसमें 49% सिर्फ कंप्यूटर सर्विसेज एक्सपोर्ट कंपोनेंट ही है। इसका मतलब हमारा पॉजिटिव सीक्वेंशियल ग्रोथ जो लगातार हम Q2 फाइनेंशियल ईयर 21 से लगातार देखते आ रहे हैं, चाहे वो बात हो डिजिटल सपोर्ट की, क्लाउड सर्विसेज की या इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन की, पैंडेमिक चैलेंजेस की वजह से, इन सभी का फायदा हमें हमारे कंप्यूटर सर्विसेज एक्सपोर्ट कंपोनेंट में देखने को मिला है। तो दूसरा सबसे बड़ा कंपोनेंट है सर्विसेज एक्सपोर्ट का, जिसका नाम है एक्सपोर्ट्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज, सेकंड मेजर सेगमेंट। इसने भी एक मेजर रिकवरी को डेमोन्स्ट्रेट किया है जैसे ही प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज का ओपन अप होना शुरू हुआ। और तीसरा बड़ा सब कंपोनेंट है हमारे सर्विसेज एक्सपोर्ट बास्केट का, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। उसमें रफली 40.7% की हमको ग्रोथ रेट दिखाई देती है फाइनेंशियल ईयर बेसिकली 22 के फर्स्ट हाफ में, रफली $14.3 बिलियन, क्योंकि जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड एक्टिविटी लॉकडाउन पैंडेमिक की वजह से बंद हो गई थी, अब वो हमें Q2, Q3, Q4 बेसिकली मैं कहूंगा फाइनेंशियल ईयर में ओपन अप होना दिखाई दी और बेसिकली फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में और ज्यादा रोबस्ट इसमें रिकवरी दिखाई देती है। यह बात हो गई सर्विसेज एक्सपोर्ट की। बेसिकली ऑलरेडी चाहे एक्सपोर्ट हो या इंपोर्ट हो, ऑलरेडी हम प्री पैंडेमिक लेवल्स को क्रॉस कर चुके हैं। और तीन सबसे बड़े कंपोनेंट्स हमारे रहे कंप्यूटर सर्विसेज एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट ऑफ बिजनेस सर्विसेज सेकंड मेजर कंपोनेंट, और लास्ट वन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। ये तीनों मिला के टोटल एक्सपोर्ट बास्केट का रफली 80% के आसपास कॉन्स्टिट्यूट करते हैं और उसमें से भी जो कंप्यूटर सर्विसेज एक्सपोर्ट है वो अकेला ही 49% के आसपास टोटल सर्विसेज एक्सपोर्ट को कॉन्स्टिट्यूट करता है। अब सिक्के का दूसरा पहलू कि इंपोर्ट्स की क्या बेसिकली पोजीशन हमें दिखाई देती है। जो सर्विसेज का इंपोर्ट है ये रफली 21.5% बढ़ के $103.3 बिलियन के आसपास दिखाई देता है अप्रैल दिसंबर 2021-22। करस्पॉन्डिंग ईयर के कंपैरिजन में करें हम, अगर हम 1920 से बेसिकली कंपेयर करें तो रफली 6.2% की बढ़ोतरी है हमारे सर्विसेज इंपोर्ट में। इसका मतलब चाहे एक्सपोर्ट हो चाहे इंपोर्ट हो, दोनों ही केसेस में जो प्री पैंडेमिक लेवल्स हैं फाइनेंशियल ईयर 2019-20 उसको हम कब का क्रॉस कर चुके हैं। और इस वजह से ये जो सर्ज है सर्विसेज की, चाहे एक्सपोर्ट हो इंपोर्ट हो, इसके कई इंपॉर्टेंट रीजंस अगर हम देखें तो बिजनेस हो, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, चाहे ट्रैवल हो, चाहे कंप्यूटर सर्विसेज हो, जो हमारे इंपोर्ट का रफली 75% से भी ज्यादा बास्केट को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, इन सभी में मेजर डिमांड बेसिकली बढ़ती हुई दिखाई देती है। अब डोमेस्टिक डिमांड बढ़ेगी, वो चीजें हमारे यहाँ अगर नहीं बन रही हैं या दूसरे कंट्रीज में सस्ती बन रही है, कॉस्ट कंपैरेटिव है, तो इंपोर्ट करना हम उनको ज्यादा प्रेफर करेंगे। और इस वजह से जो सर्विसेज एक्सपोर्ट्स हैं, इंडिया के जो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज हैं, जो हमारे लॉकडाउन की वजह से Q1 फाइनेंशियल ईयर 21 के आसपास बेसिकली स्लो होती हुई दिखाई दी, वहीं पे अब Q2 Q3 बेसिकली 2022 फाइनेंशियल ईयर में ये लगातार बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट बेसिकली कंपोनेंट रहा हमारी सर्विसेज इंपोर्ट का, जो है बिजनेसेस सर्विसेज, ये लार्जेस्ट शेयर है सर्विसेज इंपोर्ट्स में। इसमें रफली 0.9% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाई देती है फाइनेंशियल ईयर 2021 फर्स्ट हाफ में। ग्लोबल एक्टिविटी रिज्यूम हुई दिखाई देती है, इंटरनेशनल इकोनॉमीज ओपन अप होती दिखाई देती हैं, और जो इंटरनेशनल शॉर्टेज है जैसे शिपिंग वेसल्स की, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की एस्केलेशन देखा गया है। और कई बार देखा गया है कि जो ट्रांसपोर्ट पेमेंट हैं वो रफली 64 to 65% की ग्रोथ बेसिकली रजिस्टर कर चुके हैं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ शिपिंग जब बढ़ गई तो उसका फायदा जो हमारी बिजनेस सर्विसेज हैं, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हैं, उनको भी पहुंचता हुआ दिखाई देता है। तो दोस्तों ये बात हो गई ट्रेड इन सर्विसेज की क्या पोजीशन हमें दिखाई देती है जब बात हो जाए एक्सटर्नल सेक्टर की। अब एक और मेजर कंपोनेंट एक्सटर्नल सेक्टर का वो है प्राइवेट ट्रांसफर्स। प्राइवेट ट्रांसफर्स मतलब अगर कोई इंडियन या एनआरआई बाहर वर्क करता है और उस बेसिकली वर्क के एवज में उसको कोई सैलरी मिलती है, वेजेस मिलती हैं, उनको इंडिया में ट्रांसफर करते हैं, तो वो भी इंडिया के लिए एक बड़ा सोर्स ऑफ इनकम के तौर पे देखा जाता है। इनको प्राइवेट ट्रांसफर्स कहा जाता है, नेट प्राइवेट ट्रांसफर्स कहा जाता है, क्योंकि ये जो पैसा ट्रांसफर करते हैं अपने जॉब के एवज में, इसके बदले में इंडिया को उनको कुछ नहीं देना पड़ता। तो वन साइडेड ट्रांसफर है, इसलिए इसको सिर्फ ट्रांसफर ही कहा जाएगा। जो नेट प्राइवेट ट्रांसफर है, अगर हम फर्स्ट हाफ देखेंगे फाइनेंशियल ईयर 22 का, तो बहुत क्लियरली जो इंडियंस हैं जो ओवरसीज एम्प्लॉयड हैं उसमें 7.2% की ग्रोथ दिखाई देती है, रफली 38.4 बिलियन अगर हम पिछले साल के कॉरस्पॉन्डिंग ईयर से कंपेयर करें। वहीं अगर हम फाइनेंशियल ईयर 20 से कंपेयर करें, मतलब प्री पैंडेमिक लेवल से, तो सिर्फ 0.1% की ग्रोथ ही दिखाई देती है। मतलब जब बात हो जाए प्राइवेट ट्रांसफर्स की, तो अभी भी हम लोगों ने जो प्री पैंडेमिक लेवल से हमारे प्राइवेट ट्रांसफर्स के या रेमिटेंसेस जिसको कहा जाता है, उस लेवल को मैच करना ही शुरू किया है, अभी हम उसको क्रॉस नहीं कर पाए हैं।
वहीं सर्विस के एक्सपोर्ट इंपोर्ट को देख लीजिए या गुड्स को बेसिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट को देख लीजिए, दोनों केसेस में प्री पैंडेमिक लेवल्स को हम कब का क्रॉस कर चुके हैं। अगर हम डेटा देखें, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 35 वर्ल्ड बैंक जो नवंबर 2021 में पब्लिश की गई है, तो इंडिया क्लियरली वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेमिटेंस का रेसिपिएंट माना जाता है डॉलर टर्म्स में, और 2008 से लगातार वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रेसिपिएंट या बेसिकली ट्रांसफर्स या रेमिटेंसेस को पाने वाले कंट्री के रूप में इमर्ज होता रहा है। अगर आप ये दो ग्राफ देखेंगे आपकी स्क्रीन में जिसमें रेमिटेंसेस को दिखाया गया है, तो नेट रेमिटेंसेस इंडिया में अगर आप 2019-20 के Q1 का देख लें रफली 18.2 बिलियन डॉलर्स के आसपास, इसको 2020-21 से कंपेयर करेंगे घट के रफली 17.2 बिलियन डॉलर्स के आसपास, 2021-22 के Q1 कंपेयर करेंगे रफली 19.2 बिलियन डॉलर्स के आसपास। मतलब रफली जो रेमिटेंसेस हमारे बेसिकली 18, 19, 20 बिलियन डॉलर्स पर क्वार्टर जो स्टैकअप करते थे प्री पैंडेमिक से, उसी लेवल पे अब रेमिटेंसेस हमारे वापस आना शुरू हो चुके हैं। अगर कंट्री स्टैंड पॉइंट से देखें तो इंडिया सबसे बड़ा बेसिकली कंट्री माना जाता है जिसको सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस मिलते हैं। जैसे 2021 में इंडिया को 87 बिलियन डॉलर्स। दूसरा ऐसा कंट्री जिसको सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस मिलते हैं वो है चाइना विद 53 बिलियन डॉलर्स, फिर मैक्सिको 53 बिलियन डॉलर्स, फिलीपींस 36 बिलियन डॉलर्स, इजिप्ट 33 बिलियन डॉलर्स, पाकिस्तान 33 बिलियन डॉलर्स, फ्रांस 27, बांग्लादेश 23, जर्मनी 20 एंड देन वियतनाम 18। सो ये एक ओवरऑल डिस्कशन हो गया बेसिकली प्राइवेट ट्रांसफर्स की क्या सिचुएशंस हैं। अब एक शॉर्ट डिस्कशन हो जाए इनविजिबल्स को लेके। जो हमारे हायर नेट रिसीट्स हैं और प्राइवेट ट्रांसफर्स भी हमारे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, जो नेट विजिबल्स हैं वो एक्चुअली पिछले साल के मुकाबले इस साल कहीं हायर पोजीशन पे दिखाई देते हैं। फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022 में जो हमारे नेट इनविजिबल्स हैं, जिसमें नेट सर्विस रिसीट्स या प्राइवेट ट्रांसफर्स ये सभी इसके पार्ट हो जाते हैं, 72.1 बिलियन डॉलर्स पे हैं। वहीं लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो सिर्फ 60.1 बिलियन डॉलर्स ही रहे। इनफैक्ट अगर प्री कोविड लेवल पे देखें तो सिर्फ 63.7 बिलियन डॉलर्स ही रहे। इसका मतलब जो इनविजिबल्स हैं वो प्री पैंडेमिक लेवल ऑफ 63.7 बिलियन डॉलर्स को भी क्रॉस करके अब 72.1 बिलियन डॉलर्स पे स्टैकअप करते हैं। इसका मतलब जो ट्रेंड है सर्विसेज का या ट्रांसफर्स का या नेट इनविजिबल्स का, ये भी अब ऐसा लगता है कि जो प्री पैंडेमिक लेवल है ओवरऑल उसको हम क्रॉस कर चुके हैं दोस्तों। अगर ये टेबल आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे जिसमें नेट इनविजिबल्स एंड कंपोनेंट्स आप दिखाई देंगे, तो इनविजिबल्स अगर आप देखेंगे तो 2019-20 में 132.8 बिलियन डॉलर्स के आसपास रहा। वहीं 2020-21 में घट के 126.1 बिलियन डॉलर्स रहा। फिर 2020-21 में फर्स्ट हाफ में 60.1, वही अब बढ़ के 2021-22 फर्स्ट हाफ में 72.1 बिलियन डॉलर्स के आसपास रहा। तो उम्मीद है कि पूरे साल के जो बेसिकली इनविजिबल्स होंगे वो 19-20 का जो पूरा फाइनेंशियल ईयर था उसको क्रॉस कर जाएंगे। सर्विसेज में 84.9 बिलियन डॉलर्स 2019-20 में, ये बेसिकली बढ़ के 2020-21 में 88.6 बिलियन डॉलर्स। फिर 2020-21 फर्स्ट हाफ में 41.8, बढ़ के 2021-22 फर्स्ट हाफ में 51.4। सिमिलरली ट्रांसफर्स 75.2 19-20 फाइनेंशियल ईयर में, 2020-21 में घट के 73.5, 2020-21 फर्स्ट हाफ 35.4 और बेसिकली 2021-22 फर्स्ट हाफ में 37.9। सिमिलरली इनकम्स देखें आप तो -27.3 बेसिकली बिलियन डॉलर्स आपको दिखाई देता है 19-20 में, -36 2021 में, और धीरे धीरे 17 बिलियन डॉलर्स के आसपास आपको दिखाई देता है फर्स्ट हाफ। और 2021-22 फर्स्ट हाफ में भी रफली -17 बिलियन डॉलर्स के आसपास दिखाई देता है दोस्तों। अब एक शॉर्ट डिस्कशन जो करंट अकाउंट बैलेंस है उस पर भी हो जाए। क्या करंट अकाउंट बैलेंस की पोजीशन हमको दिखाई देती है? जैसे सबसे पहले हमने सरप्लस बेसिकली विटनेस किया जो फर्स्ट हाफ रहा हमारा फाइनेंशियल ईयर 21 का, लेकिन उसके बाद जो इंडिया का करंट अकाउंट बैलेंस है अब वो फिर से नेगेटिव टेरिटोरी में 3.1 बिलियन डॉलर्स जो कि 0.2% होता है जीडीपी का, के साथ ये फिर से नेगेटिव टेरिटोरी या डेफिसिट टेरिटोरी में स्लिप कर चुका है। जो करंट अकाउंट बैलेंस है ये Q2 और फाइनेंशियल ईयर 22 में पॉजिटिव टेरिटरी से मूव करता हुआ नेगेटिव टेरिटरी में चला गया, और इस वजह से इसका बड़ा रीजन ये भी देखा जाता है कि जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, लेकिन हमने ये भी देखा कि शायद इंपोर्ट्स कहीं और ज्यादा तेजी से बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा जो हमारा नेट आउट गो है इन्वेस्टमेंट इनकम का वो भी नेगेटिव टेरिटरी में है, तो ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है,
नेट आउटगो बढ़ रहा है इन्वेस्टमेंट इनकम का, तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा करंट अकाउंट बैलेंस होगा ये नेगेटिव टेरिटरी में फॉल बैक कर जाएगा। और आपकी स्क्रीन पर जो टेबल है इससे आप बहुत क्लियरली समझ पाएंगे। जैसे जो करंट अकाउंट बैलेंस है 2019-20 का नेगेटिव टेरिटरी में $24.7 बिलियन पूरे फाइनेंशियल ईयर का। 2020-21 में ये पॉजिटिव टेरिटरी में आ गया $23.9 बिलियन का। 2020-21 फर्स्ट हाफ में $34.3 बिलियन का, और ये 2021-22 फर्स्ट हाफ में -$3.1 बिलियन का। वहीं एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी को अगर आप देखेंगे तो करंट अकाउंट बैलेंस एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी 0.9% 2019-20 फाइनेंशियल ईयर में, 2020-21 फाइनेंशियल ईयर में पॉजिटिव 0.9%, 2020-21 फर्स्ट हाफ में पॉजिटिव 3%, और बेसिकली फर्स्ट हाफ 2021-22 में -0.2%। अब शॉर्ट डिस्कशन हो जाए कैपिटल अकाउंट या जिसको फाइनेंशियल अकाउंट भी कहा जाता है। अगर हम फर्स्ट हाफ देखें फाइनेंशियल ईयर 2022 का जो नेट कैपिटल फ्लो है वो 3 गुना से बेसिकली ज्यादा बढ़ के अब $65.6 बिलियन पहुंच गया है, जो जीडीपी का रफली 4.5% के आसपास कैलकुलेट होता है। इसको अगर हम कंपेयर करें बेसिकली फाइनेंशियल ईयर 2021 से, तो क्लियरली जो लोन्स में राइज है, इसके अलावा जो हमारी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग ECBs बढ़ गए हैं, इसके अलावा जो बैंकिंग कैपिटल है, इसके अलावा जो बाकी जो कैपिटल है, या IMF ने हमको रफली $17.9 बिलियन के SDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो एलोकेट किए हैं, उसकी वजह से हमारा बेसिकली जो नेट कैपिटल फ्लो है वो कहीं ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देता है प्री पैंडेमिक या पिछले साल के कॉरस्पॉन्डिंग ईयर के मुकाबले। जो नेट कैपिटल फ्लोज हैं ये काफी वॉलेटाइल देखे जा रहे हैं ईयर टू ईयर बेसिस पे या सीक्वेंशियल ग्रोथ अगर आप देखें दोनों क्वार्टर्स की 2021 एंड 22 की। इसके मेन रीजन जैसा हमने कहा कि जो बेसिकली FPIs हैं या हमारी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स हैं, मतलब हमने जो बाहर से उधार लिया या जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स एलोकेट की गई हैं IMF द्वारा, उनकी वजह से हमारा जो ओवरऑल नेट कैपिटल फ्लो है ये बेसिकली बढ़ता हुआ दिखाई देता है। दोस्तों मुझे लगता है बहुत डिटेल में इसको और ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। एक शॉर्ट पॉइंट जरूर हो जाए इस डिस्कशन को क्लोज आउट करने से पहले कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, जिसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसको आप FDI भी कहते हैं या FPI मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये सबसे बड़े कंपोनेंट है हमारे कैपिटल अकाउंट के। और जो नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज हैं ये एक्चुअली प्री पैंडेमिक लेवल से अभी भी कम दिखाई देते हैं, और इसका मेन रीजन है कि जो FDI है मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये एक्चुअली प्री पैंडेमिक लेवल के मुकाबले मॉडरेट होती दिखाई देती है, कम होती दिखाई देती है, सिर्फ $25.4 बिलियन फाइनेंशियल ईयर 2022 के फर्स्ट हाफ में। इसका मतलब जो करस्पॉन्डिंग ईयर फाइनेंशियल ईयर 2021 और फाइनेंशियल ईयर बेसिकली 2020 का रहा, उसके मुकाबले बहुत ज्यादा ग्रोथ हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में दिखाई नहीं देता है इंडिया में दोस्तों। इसके अलावा अगर आप सेक्टर वाइज FDI इनफ्लोज को देखें तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में सबसे ज्यादा FDI बेसिकली अट्रैक्ट हुई है, रफली $7.1 बिलियन अप्रैल सितंबर 2021 में। और वर्ल्ड में कौन सा वो कंट्री होगा जिसमें सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI बेसिकली आता होगा? सिंगापुर। सिंगापुर अभी भी लगातार बना हुआ है वो टॉप इन्वेस्टिंग कंट्री जिसमें सबसे ज्यादा FDI इक्विटी इनफ्लो होता है। और सिंगापुर के बाद दूसरा कौन सा कंट्री होगा? USA, जो कि सेकंड पोजीशन पे आता है जब बात हो जाए FDI इक्विटी इनफ्लो की। जो टॉप 5 FDI सेक्टर्स हैं उनके बारे में थोड़ी देर में आपसे डिटेल में टेबल के थ्रू डिस्कशन करेंगे दोस्तों। इसके अलावा बहुत सारी ग्लोबल अनसर्टेनिटीज भी रही, खासतौर से US मॉनेटरी पॉलिसी को लेके, नॉर्मलाइजेशन को लेके, जो ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस बढ़ रही हैं उनको लेके, नए वेरिएंट जो कोविड-19 के आ रहे हैं उनको लेके। इस वजह से ग्लोबली इंडिया में भी इन्फ्लेशन या महंगाई दर लगातार बढ़ती हुई दिखाई देती है दोस्तों। अब ओवरऑल एक डिस्कशन हो जाए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट या BOP बैलेंस या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की इंडिया में क्या पोजीशन दिखाई देती है इस सारे ट्रेड इक्वेशन के थ्रू। जैसा हमने पहले कहा कि इंडिया का जो करंट अकाउंट बैलेंस है वो बेसिकली फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022 में नेगेटिव टेरिटरी में बेसिकली चला गया, क्योंकि जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ने लग गया। इसके अलावा एक ब्रॉड बेस्ड रिवाइवल एग्रीगेट डिमांड का, मतलब क्योंकि इकोनॉमी ओपन होने लगी, जिन सर्विस और प्रोडक्ट्स की इंडियंस को जरूरत थी, जो इंपोर्ट होते थे वापस से और ज्यादा तेजी से इंपोर्ट होने लगे, एनर्जी की बेसिकली डिमांड बढ़ने लगी, उसकी प्राइस बढ़ने लगी। इस वजह से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट नेगेटिव टेरिटरी में पहुंच गया। लेकिन अच्छी न्यूज यह है कि हालांकि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट नेगेटिव टेरिटरी में पहुंच गया, लेकिन हमारी जो ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन है वो अभी भी सरप्लस में है, $63.1 बिलियन in first half of financial year 2022. That is extremely good news. इसका मतलब हमारे पास एडिशनल कैश जो आया
उससे हम हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रहा उसको और ज्यादा बढ़ाते हुए 635.4 बिलियन डॉलर्स पे ले गए सितंबर 2021 के एंड पे, जो एक्चुअली पहले सिर्फ 600 बिलियन डॉलर्स ही हुआ करता था। जो करंट अकाउंट डेफिसिट है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, वो एक्चुअली हमें बताता है कि कितनी नेट कैपिटल इनफ्लो हो जाएगी कंट्री में, जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं ग्रोथ के लिए एडिशनली। इसका मतलब है कि आप मैनेजेबल लिमिट्स में अभी जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट दिखाई देता है रफली 0.9% का, वो बहुत मैनेजेबल लिमिट के आसपास दिखाई देता है। अगर आप हिस्टोरिकली देख लें तो इंडिया ऐसा लगता है कि जो जीडीपी का 2.5 to 3% के आसपास अगर करंट अकाउंट डेफिसिट रहे तो उसको बड़ा कंफर्टेबली मैनेज कर सकता है दोस्तों। अब एक डिस्कशन हो जाए, हमारे जो रुपी की एक्सचेंज रेट रही वो किस डायरेक्शन में जाती हुई दिखाई देती है। इंडियन रुपी रफली 4.5% ईयर ऑन ईयर बेसिस के कंपैरिजन में डेप्रिशिएट होता हुआ दिखाई दिया यूएस डॉलर के अगेंस्ट 2020-21 में। जो डेप्रिसिएशन है रुपी का, ऐसा लगता है कि रिलेटिवली थोड़ा सा कम रहा अगर बाकी इमर्जिंग मार्केट पियर्स जैसे टर्किश लीरा हो या अर्जेंटीना पेसो हो या थाई बात हो या फिलीपींस पेसो हो उनसे कंपेयर करें तो जो रुपी है उसने अप्रिशिएट किया जैसे करेंसीज हो यूरो या जापानीज येन या पाउंड स्टर्लिंग रफली 1.8%, 1.3%, 0.6% के आसपास बिटवीन दिसंबर 2021 एंड मार्च 2021 के बीच में। इसके अलावा जो आप कहते हैं नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट या NEER, मतलब कि अलग अलग कंट्रीज जिनके साथ आपका सबसे ज्यादा ट्रेड है उनकी एक्सचेंज रेट के मुकाबले ही आप अपने रुपये को कंपेयर करें और उनका अलग अलग आप वेटेज दे दें, जिसको ट्रेड वेटेज भी कहा जाता है, तो उसके मुकाबले ऐसा लगता है कि जो रुपी है वो रफली 2.1% के आसपास डेप्रिशिएट हुआ बेसिकली मार्च 2021 एंड दिसंबर 2021 के बीच में। इसी तरीके से अगर आप सिर्फ 6 कंट्री की NEER के बजाय आप 40 कंट्री या बेसिकली नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट ले लें ट्रेड वेटेड, तो उसमें ऐसा लगता है कि बेसिकली जो रुपी है वो 0.4% एप्रिशिएट हुआ बेसिकली रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के कंपैरिजन में। इसका मतलब जो हमारा इन्फ्लेशन है डिफरेंशियल ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो आप ये बार चार्ट अपनी स्क्रीन पे देखेंगे जिसमें आपको मूवमेंट दिखाई देगा एक्सचेंज रेट का यूएस डॉलर के अगेंस्ट खासतौर से जो मेजर करेंसीज हैं, तो आपको क्लियरली दिखाई देगा कि टर्की के मुकाबले -34.4%, अर्जेंटीना -25.5%, श्रीलंका -8.9%, थाईलैंड -8.7%, वहीं इंडिया सिर्फ 0.3% के आसपास ही डेप्रिसिएशन आपको दिखाई देगा। बहुत सारे कंट्रीज ने डेप्रिसिएशन विटनेस किया, कुछ कंट्रीज ने अप्रिसिएशन भी विटनेस किया, जैसे रशिया हो, चाइना हो या साउथ अफ्रीका हो। तो हमारा जो डेप्रिसिएशन हमने बेसिकली देखा यूएस डॉलर के मुकाबले बहुत खराब दिखाई नहीं देता है दोस्तों। अब एक शॉर्ट डिस्कशन हो जाए हमारी एक्सटर्नल डेट को लेके। तो इंडिया की जो एक्सटर्नल डेट है एंड ऑफ सितंबर 2021 में रफली 593.1 बिलियन डॉलर्स के आसपास है दोस्तों, जो रफली 22.3 बिलियन डॉलर्स मतलब 3.9% जो हमारा जीडीपी का है उसके मुकाबले हमको बढ़ती हुई दिखाई देती है। जो कमर्शियल बोरोइंग्स हैं, जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है हमारी एक्सटर्नल डेट का, रफली 218 बिलियन डॉलर्स, इसमें हमें पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई देती है रफली 2.5% के आसपास की। इसके अलावा एक बड़ा बेसिकली रिस्क इस बात को लेके भी बना हुआ है क्योंकि इकोनॉमीज बेसिकली रिकवर कर रही हैं। बार बार न्यूज में आप सुन रहे होंगे कि यूएस फेड्स फाइनली टेपर कर रहे हैं फाइनेंशियल सपोर्ट को, जिसकी वजह से एक्सपेक्टेशन ये भी है कि इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट्स हैं हो सकता है वो आउटफ्लो करना शुरू हो जाएं, जिसकी वजह से हमारे इकोनॉमी के लिए ग्रोथ के लिए फंड्स की, पैसे की बेसिकली कमी होती हुई दिखाई दे। लेकिन मुझे लगता है क्योंकि हमारा फॉरेक्स अच्छी कंफर्टेबल पोजीशन पे है 635 बेसिकली बिलियन डॉलर्स, इसके अलावा जो बीओपी है ओवरऑल पॉजिटिव है रफली 63 बिलियन डॉलर्स के आसपास। तो फेड की अगर टेपरिंग होगी तो उसका इंपैक्ट डेफिनेटली होगा, लेकिन उसको क्वेश्चन करने के लिए ऑलरेडी हमने इनफ मेजर्स को प्लेस में रखा हुआ है दोस्तों। अब कुछ इंपॉर्टेंट टेबल्स बेसिकली जिनके थ्रू आप इंपॉर्टेंट डेटा को समराइज कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। पहले आप टेबल देखेंगे हमारे इंडिया के वो 10 इंपॉर्टेंट सबसे बड़े एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स कौन से होंगे। सबसे बड़ा जो बेसिकली बास्केट में कंट्रीब्यूट करते हैं वो है हमारे मरीन प्रोडक्ट्स, मतलब फिश या फिशरी या ओशन एटसेट्रा 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 से रिलेटेड। दूसरा है हमारा राइस बासमती को छोड़कर। उसके बाद फिर स्पाइसेस बड़े मेजर एक्सपोर्ट बास्केट हैं, शुगर है, बफेलो मीट है, राइस बासमती है, कॉटन रॉ है, व्हीट है, कैस्टर ऑयल है, मिसलेनियस प्रोसेस्ड आइटम्स हैं। इसके अलावा अगर आप इंडिया की एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज देखेंगे तो इसमें अगर आप सबसे बड़ा बेसिकली एक्सपोर्ट देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन, ट्रैवल, इसके अलावा आप देखेंगे टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन सर्विसेज या अदर बिजनेस सर्विसेज, ये बड़े लार्ज बेसिकली कंपोनेंट्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं हमारे
जो सर्विसेज का एक्सपोर्ट है उसमें। वहीं अगर आप इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज को बेसिकली बास्केट को देखेंगे तो सबसे बड़ा इंपोर्ट आपको दिखाई देता है इसमें, मुझे लगता है अदर बिजनेस सर्विसेज। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट एक मेजर बेसिकली इंपोर्ट आइटम है, ट्रैवल एक मेजर इंपोर्ट आइटम के रूप में इमर्ज होता है, टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सर्विसेज, कंप्यूटर सर्विसेज का जो पार्ट है ये भी एक इंपॉर्टेंट इंपोर्ट आइटम के तौर पे इमर्ज होता है। दोस्तों सबसे ज्यादा वो कौन से सेक्टर्स हैं जो हाईएस्ट एफडीआई या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बेसिकली अट्रैक्ट करते हैं? सबसे ज्यादा एफडीआई आता है हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, उसके बाद ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, फिर सर्विसेज सेक्टर, फिर ट्रेडिंग में टेलीकम्युनिकेशन एटसेट्रा एटसेट्रा। सिमिलरली अगर आप देखेंगे कि जो टॉप इन्वेस्टिंग कंट्रीज हैं जो हमारी कंट्री में बेसिकली इन्वेस्ट करती हैं, तो सबसे पहले कौन? सिंगापुर, उसके बाद यूएस, फिर मॉरिशस, फिर नेदरलैंड्स, फिर जापान एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो दोस्तों ये रहा हमारा डिस्कशन ऑन लेक्चर 3 चैप्टर 3 ऑफ इकोनॉमिक सर्वे एक्सटर्नल सेक्टर। जो अगला हमारा लेक्चर होगा वो होगा चैप्टर नंबर 4, लेक्चर नंबर 4, जो डिटेल में कवर करेगा जो मॉनेटरी मैनेजमेंट और फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन है उससे रिलेटेड टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स को। जैसे मॉनेटरी डेवलपमेंट्स क्या बेसिकली देखे जा रहे हैं हमारी इकोनॉमी में, लिक्विडिटी कंडीशंस क्या है, कैसे इसको हम इफेक्टिवली मैनेज कर रहे हैं या इफेक्टिवली मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट है उसकी क्या सिचुएशन है, बैंकिंग सेक्टर को हम टच करेंगे, मॉनेटरी ट्रांसमिशन को जिसमें बैंकिंग की लैंडिंग या डिपॉजिट रेट्स के बारे में, फिर बैंक का क्रेडिट ग्रोथ के बारे में, फिर एनबीएफसीज जो होती हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज उनके बारे में, फिर बेसिकली डेवलपमेंट कैपिटल मार्केट्स के बारे में, फिर एफपीआईज के बारे में मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, फिर इंडिया के जो बेंचमार्क इंडिसेस हैं उसके बारे में, फिर इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में, पेंशन सेक्टर के बारे में, एंड फाइनली हम क्लोज आउट करेंगे इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के बारे में एक कमेंट्री के साथ। तो दोस्तों ये रहेगा हमारा लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर 4, एंड देन फाइनली लेक्चर नंबर 5 जो उससे नेक्स्ट लेक्चर होगा, फिर लेक्चर नंबर 6, लेक्चर नंबर 7 एटसेट्रा एटसेट्रा। लेक्चर नंबर 5 में हम कवर करेंगे प्राइस एंड इन्फ्लेशन, लेक्चर नंबर 6 में हम कवर करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, लेक्चर नंबर 7 बड़ा इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट, लेक्चर नंबर 8 इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, लेक्चर नंबर 9 सर्विसेज को डेडिकेटेड होगा, लेक्चर नंबर 10 सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एम्प्लॉयमेंट। उसके साथ हमारा इकोनॉमिक सर्वे पूरी तरह डिटेल में बेसिकली कवर हो पाएगा। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।